द डीप डाइव में स्वागत है। इस शो का हमेशा से एक ही मिशन रहा है। जटिल दस्तावेजों और कानूनी फैसलों से काम की जानकारियों को बाहर निकालना। बिल्कुल। मतलब लंबे चौड़े शोध और नोट्स के ढेर से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को निकालकर एक आसान रूप में सामने लाना। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक बेहद दिलचस्प और सच कहूँ तो समाज के हर उस व्यक्ति से जुड़ा कानूनी विश्लेषण है जो अधिकारों की सीमाओं को समझना चाहता है। हाँ, और ये विश्लेषण उच्च न्यायालय प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के साथ साथ सहायक अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया है। सरीका। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में है एक तारीख, 1 अक्टूबर 2025। इस दिन सूचना आयुक्त यानी सीआईसी विनोद कुमार तिवारी जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। जिसकी समीक्षा 24 सितंबर 2025 को की गई थी। हाँ, तो ये पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता या कहें 498 ए के तहत आने वाले वैवाहिक विवादों और पारिवारिक भरण पोषण से जुड़ा है। एक बहुत ही आम सवाल जो ऐसे मामलों में अक्सर उठता है वो ये है कि क्या एक पत्नी अपने पति की आय जानने के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल कर सकती है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसके पीछे छिपे कानूनी पेज उतने ही गहरे हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि ये स्थिति केवल एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है। ये असल में हमारे लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभों के बीच की वैचारिक और कानूनी टकराहट है। अधिकारों की टकराहट, राइट। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ हमारे पास सूचना का अधिकार है जो व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये अधिकार आम नागरिक को ताकत देता है कि वो सवाल पूछ सकें। वहीं दूसरी तरफ निजता का अधिकार है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार माना है। मतलब निजता का अधिकार यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन की कुछ जानकारियां गोपनीय रखने का पूरा हक है। एकदम सही। अब जब एक पत्नी अपने पति की वित्तीय जानकारी मांगती है तो ये दोनों बड़े अधिकार आमने सामने आ खड़े होते हैं। आज के इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कानून इस नाजुक मोड़ पर संतुलन कैसे स्थापित करता है। ये टकराहट वास्तव में हमारे पूरे कानूनी ढांचे की परीक्षा लेने जैसी है। तो इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। स्रोत सामग्री में कुछ बेहद निजी जानकारियां दी गई हैं। मतलब इसमें शामिल व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर तक उल्लेखित है। हाँ, AMTPG4172A या फिर AMTPJESX, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि मामला कितना व्यक्तिगत स्तर का है। तो कहानी की शुरुआत बिहार के एक पारिवारिक न्यायालय से होती है जहां सोनी कुमारी और उनके पति चंद्रप्रकाश गुप्ता के बीच भरण पोषण का एक मुकदमा चल रहा है। और इस केस का नंबर है 18/2020। बिल्कुल। अब हम सभी जानते हैं कि अदालत में भरण पोषण तय करने के लिए ये साबित करना होता है कि सामने वाले की हैसियत या कहें कमाई कितनी है। तो इसी बात को साबित करने के लिए सोनी कुमारी 10 फरवरी 2024 को एक ऑफलाइन आरटीआई आवेदन दायर करती हैं। और यहीं से बात उलझनी शुरू होती है। तो क्या अदालत में चल रहे इस मामले को सुलझाने के लिए आरटीआई एक सही कदम था? देखिए, इस कदम को उठाने के पीछे की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। सोनी कुमारी ने अपने आरटीआई आवेदन में कोई सामान्य जानकारी नहीं मांगी थी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2023-24 तक, यानी पूरे 7 सालों के लिए। हाँ, 7 सालों के लिए अपने पति की सकल वार्षिक आय, जिसे ग्रॉस एनुअल इनकम कहते हैं, उसका पूरा विवरण मांगा था। एक नजरिए से देखें तो ये मांग बिल्कुल तार्किक लगती है। एक पत्नी जिसे अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखना है, उसे सटीक आंकड़ों की जरूरत होगी ही। सही बात है। अदालत की सहायता करने और न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के इरादे से ही यह कदम उठाया गया होगा। एक आम इंसान के नजरिए से तो ये मांग बिल्कुल जायज लगती है। अदालत को भी तो सच्चाई जाननी है ना। बिल्कुल। तो इस आवेदन के बाद आगे क्या हुआ? क्या आयकर विभाग ने ये जानकारी तुरंत सौंप दी या इसके बाद ही असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई? असल में यहीं से पूरी व्यवस्था का असली काम शुरू होता है। 27 फरवरी 2024 को CPIO यानी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। सीधे मना कर दिया? हाँ, और ये इनकार किसी अधिकारी की निजी राय नहीं थी। ये आरटीआई अधिनियम की धारा 11 उपधारा 1 के तहत किया गया था। इस धारा के अनुसार जब भी आप आरटीआई के तहत किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगते हैं तो कानूनन उस व्यक्ति को तीसरा पक्ष या थर्ड पार्टी माना जाता है। तो मतलब विभाग को पहले पति से पूछना पड़ा होगा? बिल्कुल। 23 फरवरी 2024 को
तीसरे पक्ष यानी पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से सहमति मांगी गई थी और पति ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से साफ-साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद सीपीआईओ ने आरटीआई खारिज कर दी। हाँ, अस्वीकृति का जो मुख्य आधार था वो था आरटीआई अधिनियम की धारा 8 उपधारा 1 जे। ये धारा स्पष्ट करती है कि ऐसी कोई भी जानकारी जो व्यक्तिगत प्रकृति की हो और जिसका किसी व्यापक जनहित से कोई सीधा लेना देना ना हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। मतलब उनका मानना था कि ये विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत जानकारी है। एकदम। और इसे उजागर करने से व्यक्ति की निजता का अनुचित उल्लंघन होगा। ये तर्क अपने आप में काफी मजबूत है, लेकिन जैसा कि कानूनी लड़ाइयों में होता है, एक इनकार से बात खत्म तो होती नहीं। इसके बाद यकीनन अपील का सिलसिला शुरू हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ। पहली अपील 7 मार्च 2024 को की गई। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी एफएए के पास। सही कहा। लेकिन 22 मार्च 2024 को एफएए ने भी इसे खारिज कर दिया और जब वहां से भी वही जवाब मिला तो 9 अप्रैल 2024 को मामला द्वितीय अपील के रूप में देश के सबसे बड़े सूचना मंच सीआईसी के पास पहुंच गया। और यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि सीआईसी की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीआईओ जितेंद्र कुमार वर्मा शामिल हुए थे और आयकर विभाग ने 22 सितंबर 2025 को जो अपना लिखित जवाब पेश किया, वो काफी कड़ा और विचारणीय था। बहुत कड़ा था। आयकर विभाग ने सिर्फ निजता की बात नहीं की, बल्कि एक बहुत ही गहरे संबंध का जिक्र किया, जिसे कानून की भाषा में न्यासी संबंध या फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहा जाता है। ये धारा 8 उपधारा 1E और 8(1)J के तहत आता है, राइट? बिल्कुल। इस न्यासी संबंध वाले तर्क ने इस मामले को एक नई ऊंचाई दी। इसे हम आम भाषा में भरोसे का रिश्ता कह सकते हैं। जैसे एक मरीज अपने डॉक्टर को अपनी हर बीमारी के बारे में बेझिझक बताता है या एक मुवक्किल अपने वकील को अपने सारे राज बताता है, इस भरोसे के साथ कि वो जानकारी किसी तीसरे को नहीं दी जाएगी। एकदम सही। आयकर विभाग का ये तर्क था कि करदाता और सरकार के बीच भी ठीक ऐसा ही भरोसे का रिश्ता होता है। देश का हर नागरिक अपनी कमाई, अपने निवेश, अपनी संपत्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार को सौंपता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सरकार इसे गोपनीय रखेगी। हाँ, अगर आरटीआई के जरिए कोई भी व्यक्ति ये जानकारी निकाल ले तो ये भरोसा टूट जाएगा। ये भरोसे वाली बात सच में कह रही है। अगर मैं सरकार को अपना टैक्स रिटर्न सौंप रहा हूं तो मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मेरे निवेश या मेरी बचत की जानकारी किसी और के हाथ लगे। लेकिन आयकर विभाग ने अपने इस तर्क को साबित करने के लिए कुछ ऐतिहासिक फैसलों का भी तो सहारा लिया था। बिल्कुल लिया था। उन्होंने सर्वोच्च अदालत के 2 प्रमुख मामलों का संदर्भ दिया। पहला था गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम सीआईसी, जो 2013 का मामला है, और दूसरा केनरा बैंक बनाम सीएस श्याम, हाँ, 2018 का मामला। इन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च अदालत ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि किसी व्यक्ति का आयकर रिटर्न सिर्फ उसकी आय का आंकड़ा नहीं होता, ये व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। क्योंकि उसमें सिर्फ सैलरी नहीं होती। सही कहा। उसमें जीवन बीमा पॉलिसियां, आश्रितों की जानकारी, मेडिकल स्थितियां, ये सब दर्ज होता है। ये जानकारी इतनी संवेदनशील है कि अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो ये अनुचित होगा। इसलिए जब तक कोई व्यापक जनहित ना हो, इसे आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी उलझन है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि आवेदक यानी पत्नी ने अपनी अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया था, राजेश रामचंद्र किडले मामला, जो शायद उनके पक्ष में था। तो एक तरफ उच्च न्यायालय का फैसला है और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। इस बिंदु पर कानूनी व्यवस्था के पदानुक्रम को समझना बहुत दिलचस्प है। आयकर विभाग ने बहुत ही चतुराई से पत्नी के इस तर्क को खंडन किया। कैसे? देखिए, हमारे संविधान के तहत सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए फैसले बाध्यकारी होते हैं, यानी बाइंडिंग होते हैं। देश की हर अदालत और हर प्राधिकरण को उन्हें मानना ही पड़ता है। और उच्च न्यायालय के फैसले? किसी उच्च न्यायालय का फैसला प्रेरक हो सकता है, यानी पर्सुएसिव हो सकता है, उससे मार्गदर्शन दिया जा सकता है, लेकिन वो सर्वोच्च अदालत के स्थापित कानून को दरकिनार नहीं कर सकता। इसलिए पत्नी द्वारा दिया गया बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला यहाँ ज्यादा टिक नहीं सका। समझ गया। ये कानूनी क्रम हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसके अलावा आयकर विभाग ने एक और बहुत बड़ी बहस छेड़ी थी, जनहित बनाम निजी हित की, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। हाँ,
उनका कहना था कि वैवाहिक विवाद विशुद्ध रूप से एक निजी हित का मामला है। व्यापक जनहित का अर्थ तो पूरे समुदाय के फायदे से होता है। अगर पति की आय सार्वजनिक होती है तो इससे समाज का क्या भला होगा? सही बात है। ये सिर्फ पत्नी के व्यक्तिगत मुकदमे को फायदा पहुंचाएगा। तो क्या आरटीआई जैसे शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल किसी के निजी मुकदमे में साक्ष्य जुटाने के लिए किया जाना चाहिए? इसी सवाल का जवाब स्रोत में दिए गए अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से बहुत स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू की ओर इशारा किया। वो क्या था? उन्होंने बताया कि हमारे पारिवारिक न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत पहले से ही ये शक्ति मौजूद है कि वो सीधे आयकर विभाग से रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। ओहो, ये तो बात को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल, यह एक स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है। आरटीआई को इस न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब ये कि अगर अदालत को लगता है कि न्याय के लिए आय का विवरण जरूरी है, तो अदालत खुद वो जानकारी आयकर विभाग से मांग सकती है। आरटीआई को बीच में लाने की जरूरत क्या है? एकदम सही समझे आप। अगर हर कोई आरटीआई का इस्तेमाल करने लगा तो पारिवारिक न्यायालयों की स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाएगा? एक तरफ एक पत्नी है जिसे अपना अधिकार चाहिए, जिसे ये साबित करना है कि वो भरण पोषण की हकदार है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि हम न्यायिक प्रक्रिया को किनारे करके निजता के अधिकार से समझौता नहीं कर सकते। इन दो विरोधी विचारों के बीच सीआईसी ने अपना फैसला कैसे सुनाया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो 1 अक्टूबर 2025 को सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी जी द्वारा दिया गया ये फैसला किसी एक पक्ष की जीत या हार की कहानी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? सीआईसी ने यहाँ ना तो पूरी तरह से जानकारी देने से मना किया और ना ही पति के पूरे आयकर रिटर्न्स पत्नी को सौंप दिए। उन्होंने एक बहुत ही संतुलित, एक बीच का रास्ता निकाला। तो ये बीच का रास्ता आखिर था क्या? फैसले में ऐसी कौन सी शर्तें रखी गई जिससे दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो सके? सीआईसी ने सीपीआईओ को निर्देश दिया कि सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि सोनी कुमारी ही कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। मतलब पहले पहचान पुख्ता की जाए। हाँ, और अदालत में मामला वाकई लंबित है या नहीं ये भी देखा जाए। इसके लिए पत्नी को आदेश के 2 सप्ताह के भीतर संबंधित अदालती दस्तावेज लोक प्राधिकरण के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया। ये तो बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। कोई भी यूं ही आकर जानकारी नहीं मांग सकता। लेकिन जब ये साबित हो जाएगा कि मामला वास्तव में अदालत में चल रहा है, तब आयकर विभाग क्या जानकारी देगा? यहीं पर फैसले की असल बात आती है। दस्तावेज मिलने के 4 सप्ताह के भीतर आयकर विभाग को पति की शुद्ध कर योग्य आय या सकल आय का सामान्य विवरण प्रदान करना होगा, जिसे जेनेरिक डिटेल्स ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम या क्रॉस इनकम कहते हैं। बिल्कुल, पूरे टैक्स रिटर्न या संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, केवल आय का सामान्य विवरण मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जानकारी निःशुल्क दी जाएगी। आय का सामान्य विवरण, ये शब्द अपने आप में एक पूरा समाधान है। मतलब पत्नी को वो आंकड़ा मिल जाएगा जिसकी उसे अदालत में अपना भरण पोषण तय करवाने के लिए जरूरत है। लेकिन पति का पैसा कहाँ निवेशित है, उसकी संपत्तियां क्या हैं, ये सारी निजी जानकारियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस निष्कर्ष का सार यही है कि आरटीआई का इस्तेमाल पारिवारिक विवादों में किया तो जा सकता है, लेकिन इसकी एक तय सीमा है। अदालतों और सीआईसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि न्याय की प्रक्रिया में मदद मिले, बिना किसी नागरिक की निजता का अनुचित उल्लंघन किए। एकदम सही। आय का सामान्य विवरण देना इसी संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। समझने वाली बात यह है कि सूचना के इस दौर में श्रोताओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि व्यक्तिगत जानकारी और कानूनी जरूरतों के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है। ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कानूनी प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं या सिस्टम कैसे काम करता है इसमें दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? अगर कानूनी विवाद के चलते जीवन साथी को आरटीआई के तहत आय का सामान्य विवरण दिया जा सकता है, तो क्या भविष्य में यही तर्क पारिवारिक विवादों के अन्य रूपों में भी लागू हो सकता है? जैसे पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मामले? हाँ, या फिर बच्चों की कस्टडी के मामलों में। क्या तकनीक और आरटीआई अंततः पारिवारिक न्यायालयों में साक्ष्य जुटाने के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदल देंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ये नया रास्ता आगे चलकर एक नई सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के स्रोत सामग्री के विश्लेषण में बस इतना ही। अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन वाजपेयी जी के इस मूल काम को हम ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी इस गहन चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।